नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। पिछले कई दिनों से और उससे भी पहले से एक बहुत ही जेनरिक प्रश्न मेरे पास आता रहता है कि आखिर कॉलेजों में जो बच्चे होते हैं वो वामपंथ से इतना आकर्षित क्यों होते हैं। वहाँ पे कॉलेज कैंपसेज में, यूनिवर्सिटीज़ में वामपंथियों का इतना वर्चस्व क्यों है। लोग आकर्षित कैसे कर लेते हैं नए नवयुवकों को, नवयुवतियों को। और अभी जो सावरकर को लेके हो रहा है, जबकि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का दमन और शोषण हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, एक एक घर की हर बच्ची का, स्त्री है, लड़की है, उसका बलात्कार हो रहा है। उसको परे रख के उस पर चुप्पी साधे हुए और लगातार सावरकर ये थे, सावरकर वो थे, विवेकानंद ने ये किया है, इस पे जो है लोग ज्ञान बाँटे जा रहे हैं। 7 साल बाद भी हाथरस पे नैरेटिव बनता है, लेकिन लखीमपुर खीरी में जो हुआ, कश्मीर में जो गोलगप्पे वाले हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं और लगातार मतलब रैंडम नॉन कश्मीरी हिंदूज़ को इनफैक्ट टारगेट किया जा रहा है। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक और गली के स्तर पे क्यों आवश्यकता है कि हम मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच रख के कि हमें इन सारे आयामों को देखने की आवश्यकता है। और तब जाके आप नैरेटिव में प्रतिक्रियावादी होने की जगह आप एक्ट आउट करेंगे, आप मैन्युफैक्चर करेंगे, आप बनाएंगे और आप नैरेटिव को पुश करेंगे, ना कि नैरेटिव की पूंछ पकड़ के और उससे कुछ साल्वेज करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं कुछ बिंदुओं पे मैं अलग अलग चरणों में आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि वामपंथ के प्रति इतना क्या आकर्षण है कि बच्चे फर्स्ट ईयर में ही जाते हैं और आप देखेंगे कि पूरे बैच में से 80% जो है वामपंथी हो जाएगा, 5-10% जो है नॉन लेफ्ट का होता है, बाकी न्यूट्रल रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो 6-7 चरणों में होती है। सबसे पहले होता है प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, कि आप जो ही ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जिसमें JNU है, जादवपुर है और तमाम तरह के, जहाँ भी आप इस तरह की उग्र और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को, जो वामपंथी विचारधारा है, उसको आप देखते हैं, वहाँ पे हमें हमेशा यह दिखता है कि जो ही सेशन की शुरुआत होती है वहाँ पे ये लोग आपको घेरते हैं और आपको फैसिलिटेट करते हैं चीज़ों को करने में। आपका फॉर्म भरवाएंगे, आपको जो है, आप तुरंत अभी स्कूलों से आए हैं, विद्यालयों से आए हैं और अचानक से यहाँ पे आपको इतनी स्वच्छंदता मिलती है। और उसके बाद फिर जो है आपको एक तरह से आपके सामने ऐसे ऐसे फिगर्स डाले जाते हैं, इस तरह की घटनाओं का डिस्कशन किया जाता है और आपको सहायता करने के नाम पे सबसे पहला चरण होता है कि हम सहायता करके इनका विश्वास जो है सबसे पहले जीते। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि इनको वैचारिक रूप से माइंड वॉश करने के लिए, जो कि तीसरा स्टेप है, उससे पहले का ये स्टेप है कि सेलेक्टिव विक्टिम स्टोरीज इनको दी जाती है कि अरे भाजपा देखो यहाँ पे राज कर रही है और हाथरस में ये हो गया, कश्मीर में देखो 370 हटा दिया। तो उसमें ये नहीं दिखाएंगे कि 47,000 किलिंग्स हो चुकी थी 30 सालों में और 370 हटने के बाद एक साल में 38, अगले साल में 37 और अगले साल में 28 इतनी मात्र डेथ्स हुई हैं। वो आपको नहीं बताएंगे। आपको बताएंगे कि देखो ये तो फेलियर हो गया ना, आदमी मर रहे हैं, आज भी कितने मर रहे हैं वो डेटा जो है गायब कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो अपवाद है, रोहित वेमुला अपवाद था, उसको उदाहरण बना दिया जाता है। अखलाक अपवाद था, उसको उदाहरण बना दिया जाता है। और बाकी की कहानियाँ जो हैं, जिसमें रिंकू शर्मा हो जाएगा, भरत यादव हो जाएगा, राजीव हो गया, ई रिक्शा चालक रविंदर हो गया, डॉक्टर नारंग हो गया, प्रशांत पुजारी, इतने तमाम नाम हैं जिनकी लिंचिंग हुई है, उनको जो है गायब कर दिया जाएगा। आपको सेलेक्टिव टारगेटेड तरीके से दिया जाता है कि कुछ विक्टिम स्टोरीज के गोरी डिटेल्स को, बहुत ही क्रूर और निशंस डिटेल्स को बताया जाता है और कई बार ये फर्जी होते हैं। जय श्री राम के बारे में बताया जाएगा कि देखो हो रहा है, ये होना चाहिए। कोई भी लॉजिकल आदमी कहेगा कि नहीं होना चाहिए। आपसे झूठ बोल के आपको ल्योर किया जाता है और आपके दिमाग पे इनका नियंत्रण जमाने का ये दूसरा चरण होता है। तीसरे में माइंड वॉशिंग होती है
और उसमें माइंड वॉशिंग में ये होता है कि आपको जो दूसरे चरण की चीज़ें दिखाई गई उसके आधार पे, जो कि ऑलरेडी फेक है, सेलेक्टिव है, चुनिंदा अपवाद स्वरूप चीज़ों को उदाहरण के रूप में बताया जाता है, और उसके बाद आपको एक प्रोजेक्शन दिखाया जाएगा कि देखो अगर यही होता रहा तो ये हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जानी है और भाजपा वाले देश को बेच लेंगे, एयरपोर्ट अंबानी को बेच दिया है, मतलब इस तरह से बेचने जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। या मोदी ने हवाई जहाज़ खरीद लिया, जैसे वो अपने मतलब पर्सनल यूज के लिए, उसको बाथरूम जाना है तो हवाई जहाज़ से जाता है। इस तरह की चीज़ें एक फेक प्रोजेक्शन क्रिएट किया जाता है, जिससे आपका जो फियर साइकोसिस होता है, आपके डर पे, आपके भय पे, जो वस्तुतः हो नहीं रहा है, आपके दिमाग में उसका एक हवा बनाया जाता है और उसके बाद उस पर प्ले ऑन किया जाता है और फिर आपकी माइंड वॉशिंग शुरू हो जाती है। और आपके दिमाग में एक ये स्तर बन गया कि एक क्रिएट हो जाता है एक हवा कि हाँ भैया, ये तो जितने भी एसोसिएटेड हैं इस विचारधारा के अलावा के लोग, वो सब तो फर्जी हैं, वो हत्यारे हैं, वो नरसंहारों के प्रायोजक हैं, जबकि फैक्ट कुछ और ही होता है। चौथा जो इसके बाद स्टेज आता है, उसमें यह होता है कि बोला जाता है कि पीछे तुमने देख लिया कि दुनिया जो है, दुनिया में भाजपा वाले आग लगा रहे हैं, या जो भी हैं, हमारे विचारधारा को छोड़ के जो भी हैं वो आग लगाने वाले हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम बचाएंगे मानवता को, हम बचाएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़ो, और अनऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो सकता है, हमारे पार्टी का काडर बनो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ तुम सेमिनार्स में जाओ, हमारे साथ हम जहाँ प्रदर्शन करेंगे। तो इनको पैदल सेना के सिपाही जो है ये तैयार करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ज्वाइन अस टू सेव ह्यूमैनिटी, उसका एग्जीक्यूशन ऐसे होता है कि एक फर्जी का इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म होता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम वामपंथी हैं तो हम हो गए बुद्धिमान, ऑटोमेटिकली हम बुद्धिमान हो जाते हैं। और वो करके फिर फर्जी कविताएं लिखी जाएंगी कि मैं जा रहा था रिक्शे पे, रिक्शे वाले के पैर को देखा, फटी विवाइयाँ देखी, उसमें फंसा कंकड़ देखा, और कहीं ना कहीं इस देश के चरणों में वही कंकड़ है जो एक रिक्शा वाला है। और ऐसा उलूल जुलूल, मतलब सर आपको तो रेखता में पढ़ना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें करके और फर्जी की चीज़ों को जो बहुत ही शैलो हैं, छिछले हैं, उसको इस तरह से इंडोर्समेंट मिलता है, उसको सेमिनार में पढ़ा जाएगा, उसको 5 आदमी कहीं इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन हो रहा है, उसको बोला हाँ विशाल जन प्रदर्शन हुआ और एकदम चूल्हे हिला देंगे हम। इस तरह की चीज़ें होती हैं और आपस ही में एक छोटा सा ग्रुप है, उसी में एक दूसरे को लगातार इंडोर्स ये लोग करते रहते हैं। और इस तथाकथित प्रोटेस्ट में, पोएट्री में, सेमिनार में इनके स्पीकर जो होते हैं, ये इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये बुलाते हैं बड़े बड़े स्पीकर को, सुनने वाला कोई नहीं। आपने तस्वीर देखी होगी एक जेएनयू के बास्केटबॉल कोर्ट में सीताराम येचुरी था, वहाँ मुश्किल से मतलब 7-8 लोग होंगे, 2-4 कुत्ते होंगे, वो उसको सुन रहे थे, फिर भी वो सुनते हैं। ये उनका कमिटमेंट है जो आपको दूसरे में नहीं दिखेगा। और उसके बाद जो होता है कि इन सब चीज़ों को कोहेसिव रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए, फ्री सेक्स, फ्री दारू, और वही लोग बैठेंगे गांजा पी रहे हैं, जॉइंट फूंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को एक स्वच्छंदता से जोड़ा जाता है कि यही फ्रीडम है। और फ्रीडम नहीं, ये लिबरेशन है। इसको मोक्ष टाइप का मतलब बता देते हैं, गांजा नहीं पिए अगर तुमने फ्री सेक्स नहीं किया, 2-4 मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इस तरह से ल्योर करते हैं ये लोग नए नए बच्चों को, जो तुरंत अभी मतलब 19 साल के, 20 साल के होते हैं। तो ये इनका पूरा प्रोसेस है। इस कारण ही वामपंथियों का वर्चस्व आपको कैंपसेज में दिखता है। अब बात आती है कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। इसको काउंटर करने का भी उसी तरह का तरीका है। 4 स्टेप में मैं बताना चाहूँगा कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। सबसे पहला ये है कि जब इनका ग्रुप पोस्टरबाजी करता है, नुक्कड़ नाटक करता है, या वाद विवाद आपका किसी जगह पे हो रहा है 4-5 लोगों में, तो आप उसको अटैक कीजिए, डिफेंड मत कीजिए। और अटैक करने के लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्चुअली अटैक करो। मतलब पहला स्टेप वही है कि
या तो तुम जब वो पोस्टरबाजी करते हैं, या तो तुम उनसे पहले पोस्टरबाजी करो। अटैक का एक ये मोड है कि इस बात की प्रतीक्षा मत करो कि हाथरस होगा तो हम बोलेंगे कि अलवर में भी हो गया, जयपुर में भी हो गया। नहीं, तुम प्रोएक्टिवली हाथरस के होने से पहले अलवर जयपुर में तो होता ही रहता है। पंजाब में क्या हो रहा है वो देख लो तुम, कश्मीर में क्या हो रहा है वो देख लो तुम। ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने होती हैं तो हम प्रोएक्टिवली उसको क्यों नहीं पुट आउट करते हैं। तो ये है अटैक का एक मोड। फिर इसका दूसरा चरण जो होता है वो ये है कि उन एरियाज से जिनको ये जानबूझ के छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, दलित पे ही हो रहा है क्राइम, लेकिन वो किसी ऐसे स्टेट में हो रहा है जो गैर भाजपा शासित है, तो फिर तुम उसको उभारो ना, तुम उसको उकेरो ना, तुम उन सारी चीज़ों को सामने लाओ ताकि तुम प्रॉपरली इसको काउंटर कर सको कि ये चल क्या रहा है और ये क्यों चल रहा है। इसका तीसरा चरण यह है कि आप फिर जिस भी जगह पे, यूनिवर्सिटीज़ में ही खास करके, आप उस पूरे इलाके को, जहाँ जहाँ प्रदर्शन का इलाका है, पोस्टरबाजी का है, नुक्कड़ नाटक का है, इन सब को आप फ्लड कर दो ऐसे इन्फॉर्मेशन से जो बहुत ही हॉरेंडस है, हीनस है, एकदम क्रूर है, निशंस है। इन सारी घटनाओं को लाओ और जितनी ब्रूटैलिटी है, या तो आप एक्चुअल डिपिक्शन करो उनका, नहीं तो उनको इतना इन्फ्लेट करो, उनको इतना ड्रामेटाइज करो, चाहे कार्टून के ज़रिए हो या फिर आप नुक्कड़ नाटक के ज़रिए हो, या और भी तरीके हैं, जो भी क्रिएटिव तरीके हैं, उनके थ्रू आप इनको दिखाओ, इसको इन्फ्लेट करो, इसको इतना बड़ा बना के दिखाओ कि सबको विजिबली लगे और वो डिस्टर्ब हो। तभी आप उनके नैरेटिव को काउंटर भी कर पाओगे और अपने नैरेटिव को पुश भी कर पाओगे। और चौथा जो है वो इसी तीसरे का ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है कि लोगों को मिलो, जब एक दूसरे को, चाहे दूसरे का मतलब आप नॉर्मल डिबेट में इंगेज हो रहे हैं या ऐसे ही बातचीत चल रही है, वहाँ पे बताओ कि स्थिति कितनी बुरी है और वो स्थिति कहाँ पर बुरी है। अपना पॉजिटिव और दूसरे जगह के नेगेटिव एस्पेक्ट हैं जो बहुतायत हैं, आपको वामपंथियों की तरह मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ेगा। स्थिति खराब है देश में और यही कारण है कि इनकी पॉलिटिकल जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, वो कहीं पे बची नहीं है। तो इस कारण उनको दिखाओ कि स्थिति कितनी बुरी है, जहाँ भी ये या ये जिनको सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस हो गया या बाकी पार्टियां हैं, वो किस तरह से एक्ट आउट कर रहे हैं। बंगाल की घटनाएं आप देख लीजिए, टीएमसी क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उस पर भी आप नैरेटिव नहीं बना पाते हैं। तो इन सब को जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, इस पर पोस्टर्स नहीं लगाओगे, उसको नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए, या कॉलेज का फेस्ट हो रहा है वहाँ पे जहाँ भी पब्लिक आयोजन होता है सार्वजनिक, वहाँ आप फ्लड नहीं करोगे और अपने इंटेलेक्चुअल स्टालवर्ट्स को, उनको बुलाओ और उनका भाषण, उनसे बातचीत छोटे छोटे जगहों पे। और ये भी है कि जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये 6-7 लेयर पे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए जो आगे के हिस्से में है, उसमें एक यह भी है कि आपके इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो दे शुड बी मोर देन विलिंग टू कम इवन एट कॉलेज लेवल। अब मैं कुछ उदाहरणों पे बात करने जा रहा हूँ कि पिछले 2 सप्ताह में, मतलब उदाहरण लेने लगे तब तो काफ़ी लंबा समय है हमारे पास कि हम 7 साल में किस तरह से सत्ता में आने के बाद भी किस तरह से इस नैरेटिव वॉरफेयर को लूज़ करते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि कितने कॉलेजेस में या कितने कॉलेजेस के बच्चों ने पिछले 2 सप्ताह में लखीमपुर के 4 कार्यकर्ताओं की भीड़ हत्या पे, जो भाजपा के ही थे, कश्मीर में जो रैंडम हिंदू मारे जा रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज में जाके गोली मार के भाग जा रहा है और पुलिस एक्टिव है, आर्मी एक्टिव है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, उस पर बांग्लादेश में जो गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, 1000 से ज़्यादा दुर्गा पूजा के पंडालों पे जो मतलब एक मॉब ने फर्जी की बात कह के कि हनुमान के पैर के नीचे कुरान रखा हो, पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति होती ही नहीं है। कम से कम बेसिक इतना तो इन लोगों को करना चाहिए, लेकिन अब वही है कि
क्या करेंगे जब पहले से आप प्लानिंग करके बैठे हुए हों कि हिंदुओं के घर को जलाना है और उसका ट्रिगर पॉइंट ये होगा, तो आप यही करेंगे, आप खुद ही जाओगे हनुमान मंदिर में, खुद ही कुरान वहाँ रखोगे, फ़ोटो भी खींचोगे और बोलोगे देखो पैर के नीचे रखा हुआ है। तो इसमें और भी है, पाकिस्तानी एलिमेंट होंगे, जो भी होंगे, ये कर रहे हैं, ऐसे इलाके में कर रहे हैं जहाँ पे हिंदू थोड़ा पॉपुलेशन उसकी साइजेबल है और उसको वो हाशिए पे ढकेलना चाहते हैं या डर क्रिएट करना चाहते हैं। इतना सब हुआ। कितने कॉलेजेस में आपने देखा, किस कॉलेज के दीवार पे पोस्टर आपने देखे चिपके हुए? कॉलेज हटाइए, कितने प्रवक्ताओं ने इस पे, जो भाजपा के हैं या इस तरह प्रोमिनेंट लोगों ने कितना लिखा है इस पे? क्या आपको नहीं लगता कि पिछले 14-15 दिन में हर दिन इन लोगों को 10-10, 20-20 ट्वीट करना चाहिए था? इंसान, एक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे ही मुद्दे लगातार बनते जा रहे हैं और इस पे चुप्पी रही है। फिर आप कहेंगे अरे हम लोग कैसे हार जाते हैं यार, मतलब इतने लोग हैं, हम पावर में, फिर भी हम नैरेटिव क्यों नहीं बना पाते? इसके इतर आप देखिए पिछले 14 दिन में क्या हुआ। फलाने जी जो है सावरकर पे बोल रहे हैं, फलाने जी सावरकर पे बोल रहे हैं, सावरकर ये, सावरकर वो। अरे सावरकर जो थे वो तुमको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ये कब तक सावरकर की ओवर सेलिंग चलती रहेगी इस देश में? सावरकर हैं तो विवेकानंद हैं तो गोलवलकर है, ये गुरुजी हैं, वो पूजनीय है, वो हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसकी जो हार्ड सेलिंग चल रही है ना, वो डाउट क्रिएट करती है। और उस पर मैं आगे इस वाले हिस्से पे कि महान लोगों को महान कहने से महान नहीं होता है। और ये लोग उसी चक्कर में फंसे हुए कि नहीं नहीं नहीं, सावरकर पे कैसे बोल दिया तुमने। अरे वो चाहते हैं कि तुम इसी तरह के टुच्चे मुद्दों पे जो है वो तुम वही है कि प्रतिक्रिया देते रहो। तुम्हारा पूरा जो मैकेनिज्म, तुम्हारा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, तुम्हारी पूरी क्षमता जहाँ पे लगनी चाहिए थी, वहाँ से इतर तुमने 4-5 बहुत बड़े बड़े मुद्दों को अपना बनाने की जगह तुम कह नहीं नहीं सावरकर ये थे, सावरकर को आप पढ़िए। नहीं पढ़ना है हमको सावरकर को भाई। सावरकर को पढ़ने के लिए मुझे तुम्हारे कहने की आवश्यकता नहीं है। स्कूलों में डाल दो ना सावरकर को, लोग पढ़ लेंगे। और क्या हो रहा है कि एक तरफ तो ये वाहियात डिस्कशन चल रहा है सावरकर कितने महान थे, दूसरा क्या कर दिया कि पूरा नैरेटिव की लड़ाई जो है उन इंडिविजुअल्स के हाथों में छोड़ दी जो स्कैटर्ड है। हमारे जैसे लोग हैं, कोई ट्वीट करता है, कोई कहीं पे है, अलग अलग जगह पे अपने स्तर से काम कर रहा है, जिसको 10-20 लोग पढ़ते और जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, इसको पहचानना पड़ेगा और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही मतलब रोने गाने के लिए तो पूरा बचा हुआ ही। बांग्लादेश वाले मुद्दे पे आप देखिए कि ये कितना बड़ा फेलियर है कि आप सीए कितना ढोल बाजा बजा के लाए थे और वो आवश्यकता थी समय की मांग थी, आज भी है। और आप सीए पे चर्चा ना बंगाल चुनाव के समय कर रहे थे, आपको लगा कि मुस्लिम वोट आपको मिलेंगे, नहीं मिला। अब तो कर लो। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला वो मीम नहीं चलता है, वही मैं कह रहा हूं अपनी सरकार से, अब तो कर ले। सीए कितना बड़ा मतलब हथियार है आपके पास। आपका पूरा का पूरा उसके पीछे एक पूरी सोच ही यही थी कि रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, नॉन मुस्लिम्स का हो रहा है, आग लगाया जा रहा है। तुम उसको इनेक्ट करने का छोड़ो, तुम मतलब उस पर कुछ बोल नहीं रहे हो, चर्चा नहीं कर रहे हो। तुम्हारे ना मंत्री बोल रहे हैं, ना प्रवक्ता बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई चर्चा नहीं हो। यह बहुत बड़ा फेलियर है। और देखिए इससे एक स्टेप और जा रहे हैं आगे वामपंथी लोग कि मार भी आप ही को रहे हैं। कश्मीर में हिंदू मरा, लखीमपुर खीरी में भी 4 लोग जो मरने वाले थे जिनको भीड़ ने मार दिया। एक एक्सीडेंट था, दूसरी हत्या थी, मान लेते हैं दोनों हत्या थी, तो बाद की 4 वाली कैसे जस्टिफाई हो जाती है? बाद की 4 वाली तो हो गई ना, मतलब उस पर कोई डिस्कशन है ही नहीं। और अब इन सब को तुम्हारे ऊपर फिर फेंका जा रहा है। आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि ये जो हो रहा है, चाहे
कश्मीर में हो रहा है, ये जो है माइनॉरिटी को अलग थलग करने की कोशिश है, कम्युनल हार्मनी को जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास है। रियली मतलब सही में हमारे कपार पे ये सी लिखा हुआ है क्या? इधर 59 कार सेवकों को जलाओ, दंगे हिंदुओं ने किए। दिल्ली दंगों में पूरी तैयारी 2 महीने से तुम करो और दंगा जो है फिर से मुस्लिम विरोधी हो जाता है। आग तुम लगा रहे हो, कश्मीर में हिंदुओं की हत्या तुम कर रहे हो और उसका भी ओनस जो है वो रखा जा रहा है हिंदुओं पे कि ये आप इस पे डिस्कस मत कीजिए, इस पर डिस्कस कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी। मतलब कोई हत्या कर रहा है, उससे हार्मनी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हम हत्या पे संवेदना प्रकट कर रहे हैं, उससे हार्मनी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरा है इसमें, और ये क्यों लैग कर रहा है, उसमें है कि हमारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव जो होता है वो हम पुट आउट नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव क्या है ये भी हमें पता नहीं है, शायद पता होता तो शायद एग्जीक्यूट करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव ये होता है कि टॉप से लेके बॉटम तक आपका जो वामपंथियों में देखिए ना आप कि जिसके 20 फॉलोअर हैं, जिसके 10 फॉलोअर हैं, जिसके 200 हैं और जिसके 1 लाख है, 1 मिलियन है। पेपर, न्यूज मीडिया, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे वो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी लेके चलते हैं और एक साथ एक मुद्दे पे हर कोई बोलता है। उसको साइमल्टेनिटी बोला जाता है। एक समय काल में हर एक लोग बोल रहे हैं और एक टोन में बोलते हैं, ऐसे बनता है नैरेटिव। और हम क्या हैं, अरे ट्विटर पे हमने लिख दिया, ओवर रिलायंस एक प्लेटफॉर्म पे ट्विटर पे हमने लिख दिया, हमने ट्रेंड करवा दिया। तुम नाचते रहो, पूरी दुनिया शिफ्ट होकर इंस्टाग्राम पे चली गई, हम तो ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं। फिर से वही है, स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स जो भी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं उन पे ओवर रिलायंस है कि नहीं, वो लोग कर ही रहे हैं। ये लोग 10 आदमी को फॉलो करते हैं, वो 10 आदमी अगर कुछ लिखते दिखते इनको लगता है पूरी दुनिया वही लिख रही है, वही बोल रही है, उसी पे नैरेटिव चल रहा है। तो इनको पता ही नहीं ऑर्गेनाइज नैरेटिव क्या होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे कैसे। चौथा इसका जो है वो ये है कि ये लोग हमेशा चाहते हैं कि इनका काम फ्री में होता रहे, और फ्री में कोई काम नहीं होता है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। ये सब कहने की बातें हैं कि दान से चलेगा, वॉलेंटियर्स चलेगा। चलना होता तो चल गया होता अभी तक। कोई व्यक्ति पागल नहीं है जो यूनिवर्सिटीज में बच्चों को फ्री में दारू पिला रहा है, वहाँ पैसा लग रहा है ना। किसी को ज़रूरत है, तुमने एक फ़ोन खरीद के दे दिया, लैपटॉप दे दिया, वो बनाएगा कहाँ से तुम्हारे लिए क्रिएटिव्स? पोस्टर बनाने के लिए, कहीं आने जाने के लिए उसको पैसे तो चाहिए होंगे। क्या हम लोग पैसा दे रहे हैं उनको? नहीं दे रहे हैं, और हम देना भी नहीं चाहते। ये तो मेरे इंटरनल डिस्कशंस मैंने किया है लोगों से, तो वो इतने एवर्स हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि नहीं, हमारी 40 साल की अजीत जी एक्सपीरियंस है हमारा कि ये 5 साल तक चलता है, उसके बाद बच्चे वापस आ जाते हैं लौट के। ये आदमी 40 साल पहले में ही जी रहा है अभी तक, इसको पता ही नहीं कि बच्चे ट्विटर छोड़ के इंस्टाग्राम पे गए और वहाँ से वो कहीं और निकल चुके हैं। तो जब आपका माइंडसेट ही ये रहे कि फ्री में तो अजीत भारती बोल ही रहा है कि हाँ, हम साला उसको फंड काहे करें, फ्री में फलाना बोल रहा है, फ्री में वो बोल रहा है। तो 10-5 यूट्यूबर हैं, 20 यूट्यूबर हैं, उन पे अब इनको लगता है वीडियो चल रहा है, ये तो हमारे बिना बोले ही बना रहे, तो ठीक है भाई, इसको पैसा क्यों दे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे दो, मत दो भाई पैसे, मुझे पॉलिटिकल लोगों से फंडिंग नहीं चाहिए, मत दो, तुम्हारा गंदा पैसा हमें चाहिए भी नहीं। मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती, मेरे लिए राष्ट्र और हिंदू धर्म 2 चीज़ है, यही अल्टीमेट है। और उसको मैं, वो घोड़े के जो ब्लिंकर्स लगे होते हैं ना, तो मेरा फोकस पूरा उसी पे है। इसमें ठीक है, आगे मैं फिर डिस्कस करूंगा कि
उसमें राजनीति का कितना स्थान है, पार्टी विशेष की क्या अहमियत है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये सब मुगालते मत रहना कि मैं जो है भीख मांग रहा हूँ तुमसे, नहीं मांगता भीख। मैं कुछ काम कर रहा हूँ और लोगों का समर्थन है, और बाकी यूट्यूब है, एड वेड है, तो उससे काम चल जा रहा है, बट ये कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव हो, तुम जब जिस बात के बारे में चर्चा करवाना चाहते हो उसके लिए लगता है पैसा। ये जब तक संस्थाएं पैसा नहीं लगाएंगी तब तक ये भूल जाए, ये हमेशा आजीवन ये प्रतिक्रियावादी बन के रह जाएंगे। ये हमेशा यही टुटपुंजियों की तरफ पूछेंगे, राहुल गांधी चुप क्यों है, रवीश कुमार कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढिमका कहाँ है। इनका यही मतलब बेकार सी बातें ये करते रहते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में जाके कहीं संगोष्ठी, मंथन, बढ़िया बढ़िया सेक्सी सेक्सी नाम लिखा जाएगा इनके उस पर, और अपना काजू किशमिश खाएंगे, वहाँ मंथन करेंगे, रिजल्ट आता है घंटा कुछ नहीं। रिजल्ट इसलिए घंटा आता है इनके पास क्योंकि ये घंटा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। घंटा इन्वेस्ट करोगे घंटा ही मिलेगा। तो जब तक ये लोग फंडिंग नहीं देंगे वॉलंटियर्स को, बेयर मिनिमम भी नहीं देंगे, कोई तुम्हारे लिए पोस्टर क्यों बनाएगा, क्यों जान जोखिम में डालेगा भाई, क्यों तुम्हारे लिए सड़कों पे उतरेगा। ये एक बहुत बड़ा है। और पांचवा जो है वो ये है कि यूथ विंग जो है इनका जितना आप देख लें, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो फिर एक तो ऐसे ही मैं अछूत बना हुआ हूँ, नाम ले लूँगा तो और भी जो भी 2-4-10 लोग जानते हैं वो भी जो है ये हो जाएंगे। यूथ विंग से आप समझ जाइए कि इनका विद्यार्थी वाला जो हो, पॉलिटिकल हो, जहाँ पे भी हो, इसके एनजीओ हो, उनका हो, जो भी हो, उन सब में ये मोदी का ईगो मसाज करने में लगे हुए हैं कि मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो ये लोग झाड़ू देने में लगे हुए हैं। यहाँ हमने पार्क को साफ कर दिया, वहाँ हमने सड़क पे झाड़ू मार दी। भाई मोदी चला दिया आम आदमी के लिए, दैट इज नॉट योर जॉब। हम जो है फिट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। आज हमने साइकिल से पदयात्रा की, सॉरी साइकिल से पदयात्रा नहीं होती है, साइकिल यात्रा भी करते हैं, पदयात्रा भी करते हैं। आज हमने फलाने से मिलकर उनको पुष्प गुच्छ दिया, आज हमने शॉल ओढ़ाया। मतलब यूथ ब्रिगेड की प्रायोरिटीज इतनी मिसप्लेस्ड हैं, यही पदयात्रा, स्कोडा, लहसुन, यही सब में ये लोग बिजी हैं, और उसी की तस्वीरें ये दिन रात डालते हैं। इंटेलेक्चुअली एकदम दिवालिया हो चुके हैं ये लोग। मैंने कंधे पे भाजपा का वो पट्टा डाल लिया है, मैंने जो आज इनसे मिला, इनसे मिलिए, और पूरा का पूरा जीवन जो है इसी में। हो सकता है कि इनका इंटरनल ये इस तरह की बातचीत रही हो कि नहीं भैया, हमें जो है आप अगर किसी अधिकारी से मिलते हैं, पूजनीय आदमी से मिलते हैं, तो उसकी तस्वीर आपको लगानी हो, लगाओ भाई, अति मत कर दो यार। हैं पुष्पगुच्छ भेंट किया, क्या मिल जाता है उससे आम आदमी को, ये बताओ मुझे। जब आप यही पुष्पगुच्छ और ये शॉल ओढ़ाया और उनका अभिवादन किया और अवसर प्राप्त हुआ, इसी तरह के मूर्खताओं में पड़े रहेंगे, तो एक जो आंगस्ट, एक जो एंगर होता है, क्रोध, पीड़ा, वेदना, संवेदना जो आपको मुद्दों को लेकर दिखानी चाहिए थी, वो आपके पूरे टाइमलाइन से, डिजिटल लाइफ से, और शायद आपके लाइफ से भी गायब हो जाती। वो पब्लिकली कहीं पे दिखता ही नहीं। मतलब लगता नहीं है कि आप किसी हिंदूवादी पार्टी से हैं, या आप अपने आप को हिंदूवादी मानते हैं, या आप हिंदू ही हैं। आप नहीं लिखते, आपका पूरा वही ईगो मसाज में आप राष्ट्र और हिंदुत्व दोनों से इतर कहीं और अपने पर्सनल जो है ना वो सीढ़ियां चढ़नी होती है कि पुष्पगुच्छ देते देते एक दिन मैं पुष्पगुच्छ लेने लगूंगा। तो आपका पूरा जीवन उसी सीढ़ी पे चढ़ने और उतरने में चला जाता है, और वो लोगों को दिखता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इनकी तो सोच ही इतनी छोटी है। तो उससे स्नैप आउट ऑफ इट, उससे यार निकलो, बाहर निकलो यार। लोगों की आशाएं हैं, तुम यूथ ब्रिगेड हो फॉर गॉड से। बुढ़ाऊ सब तो क्या कर रहे हैं दिख रहा है।
कम से कम अपनी जवानी तो यार ये सब पुष्प गुच्छ और मिलने का अवसर प्राप्त है, पद यात्रा किया और साइकिल यात्रा किया, आज हमने 5 पुशअप्स मारे और बंगलौर में दौड़ के हम सड़क पे दौड़ रहे थे, ये करने में तो अपना एनर्जी मत गवा। करो यार, वो भी करो, लेकिन उससे बड़े मुद्दे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और तुम्हारे पास एक ट्वीट करने का समय नहीं है। तुम बड़े बड़े मुद्दों को मतलब छोड़े जा रहे हो, उसको छोड़ दिया। जहां पे तुम्हें कैपिटलाइज करना चाहिए था वो करने में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। जब डिजिटली ऐसा नहीं होता है ना, तो फिर हम देखते हैं कि गैर वामपंथियों में फिजिकल प्रोटेस्ट जो होता है, स्ट्रीट पावर जो है, वो भी धीरे 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 क्षीण होती जा रही है, वो भी नहीं दिखता है हमें। स्ट्रीट पे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो गए, सड़कों पे लोग निकलना बंद कर। फर्जी का ये सब मत कहना कि भाई कोविड है फलाना नहीं, बाकियों को कोविड नहीं होता है, बाकी तो निकल रहे हैं ना, खाली तुम्ही को कोविड, मतलब इंजेक्शन में कोई कोविड लेके दौड़ रहा है तुम्हारी तरफ। कुंभ को तो तुम डिफेंड करते हो, कांवड़ यात्रा पे बोलने लगते हो, जब ढकेला जाता है तब वो भी तुम्हारे वश का है नहीं। तो तुम अभी, जबकि पूरे देश में 12,000 आ रहे हैं, तुम करो ना यार, 2-4-10 बार जेल जाओ। तुम्हारा पर्पस अगर पॉलिटिकल है, तुम्हें आगे बढ़ना है, जेल जाना तो बैज ऑफ ऑनर है। प्रदर्शन करो, कितने मतलब छात्रों को जेल में डाल देगी पुलिस? शांतिपूर्ण प्रदर्शन तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, और वो भी बेयर मिनिमम जो है, तुमसे जितनी आशा रखी जा रही है वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि तुम मुद्दों को आइडेंटिफाई तक नहीं कर पा रहे हो, ग्लेयरिंग मुद्दों को जो सबको दिख रहा है। तुम इंतजार करते हो कि वामपंथी कोई मुद्दा बनाए, तब हम जो है उस पर रिएक्शन देंगे, तब हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे, तब हम उस पर बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो तब चुप थे, फलाना हो गया था, वो तुम्हारे भी प्रदेश में हो रहा है। ये कौन सा, ये तो फिर तो हो गया उनके टर्फ पे खेलना। वो तुम्हें बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये ठाकुर बनाम दलित है, तब तुम इस चक्कर में लगा तो नहीं नहीं नहीं, ठाकुर बनाम दलित ने फलाने जगह पे भी तो हुआ था। आजीवन इसी में इन लोग का पूरा समय जाता है। प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है कि हम उन्हें अटैक करें कि जयपुर में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, केरल में क्या चल रहा है। ये जब तक नहीं होगा तब तक वही ये रवीश रोना तुम्हारा चलता रहेगा। जब तक युवा ब्रिगेड इनका है, युवा शक्ति इनकी जो जिस भी स्तर पे है, कॉलेज लेवल पे है, विद्यार्थी लेवल पे है, पार्टी का यूथ विंग कोई है, आपके जितने मंथन वाले समूह होते हैं, व्हाट्सएप पे हो, जहां पे भी हो, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी वेदना जब तक पब्लिक नहीं होगी, जब तक सार्वजनिक तौर पे तुम रोते हुए, तुम गुस्से में क्रोधित नहीं दिखोगे, तो तुमसे जुड़े लोग वो कैसे, मतलब अपने आप को कहां आइडेंटिफाई करेंगे? तुमसे जोड़ ही नहीं पाएंगे। उन्हें दिखता है दिन भर तुम वही शॉल पहन रहे हो और ये ताम्रपत्र दे दिया, उनको फूल दे दिया, यही करते रहो। फिर ये करते रहोगे तो तुमसे जो 10 लोग तुम्हें रिट्वीट करते हैं, जो जुड़ते हैं, वो भी सोचेंगे हाँ एक दिन हमको भी यही करना है। फिर तो तुम पॉलिटिकली आगे हो सकता है बढ़ रहे हो चाट के, और माफ कीजिएगा मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन चाट ही तो रहे हो। पुष्प गुच्छ देना चाटना ही है, चाटना ही है, खास करके तब जब तुम फोटो खिंचाते हो उनके साथ और तुमको एक गौरव का अनुभव होता है। एकदम चाटना है विशुद्ध रूप से। हाँ, ये बात अलग है कि राजनीति में चाटने में ही लोग आगे बढ़ते हैं, वो वहां की मतलब पात्रता है, योग्यता है। तो मैं आपको मतलब बुरा नहीं कर रहा हूं, आप तो जिस लाइन पे आपको चलना चल रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने आप को क्लेम मत करो कि तुम साले हिंदूवादी हो, राष्ट्रवादी हो। तुम सिर्फ और सिर्फ वैयक्तिक तौर पे अपने आप को एक सीढ़ी पे चढ़ते हुए छत पे पहुंचना चाहते हो, बस तुम्हारी वही है।
और बाद में तुम सारे उसूलों पे उसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करोगे जैसे शिवसेना वाले कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी प्रायोरिटी जो है, ये जो यूथ विंग जितनी है, उसको सोचना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हमको पार्टी पॉलिटिक्स ही करना है जो इस पूरे अप्रोच का सिर्फ एक डायमेंशन है, या उससे ज़्यादा तुम बहुआयामी हो, एक आयामी हो, ये तय कर लो। अब सावरकर वाले मुद्दे पे आते हैं कि सावरकर महान थे, तो सावरकर महान थे, बात खत्म है। इसको वैसे ही बेचा जा रहा है जैसे दिल्ली उल्ली में आप खरीदने जाओगे ना, 10 रुपये का सामान खरीदो, 8 रुपये का सामान 10 का नोट तो 2 दे देंगे, अल्पेनलिबे खाओ। अब तुम सावरकर को अल्पेनलिबे बना दिया ये भाजपा और संघ वालों ने। तुम जबरन किसी के मुंह में ठूसो मत। ज्यों ही ये होने लगता है तुम्हारी मंशा पे संदेह होने लगता है, और उस मतलब इतना विराट चरित्र है सावरकर का, उसको ये लोग ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। जो ही तुम इतना पुश करते हो, उस व्यक्ति के चरित्र पर डाउट होने लगता है लोगों को कि ये लोग इतना क्यों इसको पुश कर रहा है। संशय मत क्रिएट करो, ओवर सेल मत करो, हार्ड सेलिंग मत करो सावरकर की। ही इज वे 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 बियॉन्ड दैट। और ये मैं क्या बताऊं संघियों को, संघ के लोग तो उनके नाम से मतलब खाते पीते और सोते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा क्या सावरकर क्या थे। आपका डिफेंस इस पे यह हुआ कि नहीं, महान लोगों के बारे में जानना चाहिए। जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। महान लोगों के बारे में जानना है तो उसको 6ठी क्लास की पुस्तक में डालो, बायोग्राफीज को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुम फॉर गॉड सेक सारे 6-7 साल में लाते हो ड्राफ्ट उसका। शर्म कर लो यार थोड़ी सी। कांग्रेस आती है, साल भर के अंदर नए पाठ्य पुस्तक सारे जारी करती है। कैसे? मैं जानता हूँ ठीक है, एकेडमिक काउंसिल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में संघ के लोग अब जा रहे हैं, इस पे ध्यान है, बहुत बहुत आभार उसके लिए। लेकिन किताब करेक्ट करवाओ यार, कुछ चीज़ें तो इमीडिएट हैं। सावरकर को पुस्तकों में डालो ना, 6ठी क्लास का बच्चा, 5वीं का बच्चा पढ़ेगा। जितने तुम्हारी हमारी महान हस्तियां हैं इस राष्ट्र की, उनको वहाँ पे डालो ना। जो चीज़ तुमको किताबों में पढ़ानी चाहिए वो रैलियों में बोले जा रहे हो, क्या मतलब है उसका? कोई टीवी पे फलाने बाबूजी को सावरकर के ऊपर ज्ञान देते सुन के वो क्या उसका किताब खरीद के पढ़ने लगता है? बच्चों में अगर राष्ट्र की महान विभूतियों के लिए प्रेम, स्नेह, आसक्ति ये सब डालनी हो, उनको लेके जागरूकता डालनी हो, तो उनको किताबों में डालो, वो ऑटोमेटिकली आएगी। वो एक ऐसी उम्र होती है, वो वह ऐसा है, उस वक्त आप उसको जो पढ़ाएंगे वो छप के रह जाता है। वहां पर कीजिए ना। ये क्यों यार, मतलब रैली में, टीवी डिबेट में ये चल रहा है और ये लंबा चल रहा है, इतना रबर बना दिया है यार सावरकर को। चिल्लाने से महानता किसी की साबित नहीं हो जाती। अगर साबित कर भी दोगे ना, सारा प्रोपेगेंडा मशीनरी लगा के, गांधी का हाल देखो ना क्या हुआ। गांधी को तो मोदी जी छाप रहे ना, नोट पे डाल दिया, नोट के कोने में उनका चश्मा लगा दिया है। जितना पब्लिक ऐड आता है सब पे गांधी जी है, और गांधी कौन सीरियसली लेता है? उसके जन्मदिन पे गोड से ट्रेंड करता है। तो पब्लिक का मूड ये है, वो क्यों ऐसा बना, उस पे सोचो कभी। ये जो नेता है ना, जो सावरकर को इस तरह से आइकॉनिफिकेशन उसका करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि अभी इंफॉर्मेशन खुला हुआ है, सबके पास है। लोगों के पास नोआखाली, मोपला और तमाम ऐसे नरसंहार जिस पे गांधी प्रेसाइड किया था, जिसने होने दिया। अब्दुल तो आपका भाई है, गर्दन कटवा लो उसके लिए। इस तरह की विचारधारा वाला गांधी था, उस पर थूक रहे हैं लोग। लोग पूछ रहे काहे का राष्ट्रपिता है ये, किसने बना दिया भाई?
लोगों को उस महान विभूति से अब घृणा होने लगी है। आप देखें मोदी जी ट्वीट करते हैं 2 अक्टूबर को, शास्त्री जी पे ज़्यादा रीट्वीट और लाइक आता है। तो ये समझ में आ रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी को या भाजपा को ये पता नहीं है, संघ का गांधी जी को लेके क्या रहा है वो सबको पता है। तो एक तरह तुम सक्सेसफुल हुए अपने उस मोटिव में, उसके लिए वाहवाही तुम्हें मिलनी चाहिए। फिर वही क्यों दोहरा रहे हो सावरकर को लेके? विचारों को दबा नहीं सकते, उसका समय आता है। उसको तुम विवेकानंद महान थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उसको जितना विलिफाई कर ले कांग्रेस, उससे कुछ नहीं होगा। लोग पढ़ेंगे, लोग जानेंगे और लोग कहेंगे कि सावरकर महान थे। उसके लिए सावरकर को किसी की इंडोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है, जो दुर्भाग्य से तुम लोग करते जा रहे हो। लेफ्ट वाले कभी कहते हैं कि कार्ल मार्क्स महान था, सुना है कभी? उनका एजेंडा ठीक है, महानता जो है लोग पढ़ेंगे, वो एक ऑर्गेनिक तरीके से वो बिल्डअप होता जाता है। उसको महान कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये दोनों पैरेलली चलता रहता है। वो किस चीज़ पे फोकस्ड है? वो व्यक्ति पे कभी, और खास करके पास्ट वास्ट पे तो बिल्कुल फोकस्ड नहीं होते हैं, मुद्दे पे फोकस्ड होते हैं। मुद्दे दर मुद्दे वो तुम्हें छीलते रहते हैं और तुम छिलवाते रहते हो। तुम्हारा यही सत्य है। और ये सत्य, ये हालत तुम्हारी इसी कारण है कि तुम बांग्लादेश में तुम्हारे भाई बहन काटे और रेप किए जा रहे हैं और तुम सावरकर जी का झुंझुना लेके जो है बजाए जा रहे हैं। तुम्हारी प्राथमिकताएं बिल्कुल ही, मतलब है भी कि नहीं, उस पर भी संदेह होता है। गांधी का केस देखो और उनके आइकॉन्स को अपनाओ और उनको जलील करके ट्रिविलाइज कर दो। तुम दिखाओ कि नहीं हम कितना सम्मान कर रहे हैं, और वास्तव में तुम उनको डिस्ट्रॉय कर दो। उसी तरह अंबेडकर को अपनाना, सरदार पटेल को अपनाना, जो ढंग के लोग हैं उनको तुम ढंग बेढंग सबको अपनाओ। उसमें से जनता जानती है कि अंबेडकर के क्या विचार थे किस विषय को लेके, गांधी के क्या विचार थे किस विषय को लेके, और वो इक्विप्ड हैं, उनका बुद्धि विवेक है अपना कि किसको हम अपनाएं और किसको दुत्कार के हम नकार दें। इसलिए स्वयं को ही, मतलब ये मत बना दो कि हम प्रवचन देंगे और एक तरफ से जो है ज्ञान धारा जो है बहती चली जाएगी और लोग उसी को मानेंगे। उसका समय गया। अब इंफॉर्मेशन सबके पास है, अब सबको एक्सेस है, सबको पता है कौन क्या है। इसलिए उस तरीके से जो पुराना तरीका है, या तुम्हें कन्विंसिंग लगता है कि नहीं हम सावरकर को बोल के महान बना देंगे भाई, तो उससे जो है बाहर निकलो। अगला जो है वो, पहले मैंने बोला, थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से बोलना चाहूँगा। एक्ट करो, रिएक्ट मत करो। मैन्युफैक्चर करो, डिफेंड मत करो। जो तुम्हारे सामने कोई चीज़ आ गई उसके एस्पेक्ट्स पे चर्चा करने में अपना समय बर्बाद मत करो। जब हमें सांड को सींग पकड़ के और सामने से लड़ना चाहिए तो हम उसकी पूंछ हिलाते रह जाते हैं। मुद्दे हमें स्वयं, जो बड़े मुद्दे हैं उनको हेड ऑन लेने की जगह हम कुछ और में लग जाते हैं कि नहीं तब तुम कहाँ थे, तब तुम चुप किए थे, इसने क्यों नहीं बोला था, उसने क्यों नहीं बोला। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। मुद्दे को डिफेंड करने की जगह काउंटर अटैक बेहतर स्ट्रेटजी होती है। उसने कुछ बोला, उसी के फैक्ट्स लाके बोलो। ये घुमाओ मत कि तुम उस वक्त क्यों चुप थे, तुम जो मुद्दा है अभी उस पर बात करो ना। क्योंकि हर उस मुद्दे पे जिस पे तुम्हें ये घेरने की कोशिश करते हैं, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे, प्रवक्ता हो या रिसर्च टीम हो, आपके पास ढंग के मिल जाएंगे। आपके पास डिफेंड करने का तरीका होता है और वो आपको पॉइंट्स, बिंदु मिल जाएंगे और उसके हिसाब से चलना चाहिए। जो हारे हुए लोग होते हैं ना, वो हमेशा ये रुदन करते हैं, वो हमेशा रिएक्ट करते हैं, रोते रहते हैं। और जिनको जीतना होता है, जो एक विवेक की उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो बुलाते हैं और फिर खिलवाते हैं तुमको कि तुम हमारे मैदान में खेलो।
हाल वही है कि हम अभी भी वो जिस तरह का मतलब 4-5 बड़े बड़े मुद्दे इन 14-15 दिनों में निकल गए और उन्होंने ऐसा गेम कर दिया कि तुम जो है किसी और चीज़ में उलझे हुए फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऊपर से ही मतलब कुएं में ही भांग मिलाई हुई है तो अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन है ना ऊपर वाला कुछ बोल रहा है ना कार्यकर्ता कुछ बोल रहा है, ऊपर से बोलता है क्या आप मोदी ज़्यादा राजनीति जानते हैं। हम काहे जानेंगे राजनीति ज़्यादा, हम साला प्रधानमंत्री होते ज़्यादा जानते तो यही वीडियो बनाते रहते हैं हम। हमको ना जानना है ना हमको रुचि है उसमें राजनीति में। मोदी जी ज़्यादा जानते हैं तो दिखना चाहिए ना भाई ज़्यादा जानते हैं। हम ज़्यादा जानते हैं ये हम हल्ला करते रहे और परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है कुछ लिख ही नहीं रहे, फेल भी हो रहे हैं, फिर भी कह रहे नहीं मैं जानता ज़्यादा हूँ, दिख नहीं रहा है तुम्हें। तो इस ज्ञान का, इस अनुभव का क्या करें, अचार बनाएं, यही बचा हुआ है ना। जो करना चाहिए था कि आज यह तो एक सत्य है ना कि मीडिया दो धड़ों में बटी हुई है, प्रो मोदी और एंटी मोदी। तो जब आपके पास प्रो मोदी मीडिया है, प्रो बीजेपी मीडिया है, प्रो हिंदुत्व मीडिया है, तो आपने कितनी बार अपने मतलब के मुद्दों को प्राइम टाइम पे चलवाया है, बता दीजिए ना। अभी फिर से मैं बार बार वही 4-5 पे जाऊंगा, कितने बार चलवाया आपने, और वो क्या परकोलेट होके वो नीचे ड्रिप कर करके गिर गिर के क्या अन्य सोशल मीडिया एंसिलरी यूनिट्स जो हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँची। आपने नहीं किया क्योंकि आप प्रतीक्षा हमेशा करते हैं कि ने फलाना नैरेटिव बनाएगा हम उसको काउंटर करें। आप हमेशा 2 कदम पीछे होते हैं और यही कारण है कि 7 साल हो गया और अभी तक आप जो है कारण ही ढूंढने में व्यस्त हैं कि हमसे कहाँ गलती हो गई, हम कहाँ और अच्छा कर सकते थे, हम कहाँ बेहतर कर सकते थे। बांग्लादेश वाला मुद्दा हो गया, इस्कॉन वाला मुद्दा हो गया, लखीमपुर कश्मीर, और आप ये तो बड़े मुद्दे थे जो आप प्राइम टाइम में जो है लगातार सस्टेन्ड तरीके से नहीं चला सके। आपको नहीं लगता इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है बांग्लादेश में और हो रहा है? याद तो करो, कश्मीर पे अभी भी कुछ होता है तो यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल देता है, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला, इस पे संज्ञान भी लिया। शेख हसीना ने उल्टा बोल दिया कि भारत अपने अल्पसंख्यकों पे अत्याचार ना करे, उसका रिपरकशन बांग्लादेश में जो है वो डिस्टर्बेंसेज हो रही हैं उससे। उसका कोई काउंटर आया? ठीक है, बांग्लादेश छोटा देश है, ठीक है, कोई जूनियर मिनिस्टर उसका काउंटर कर देता, एक सांसद कर देता। किया क्या? सांसद कर देता तो उसको आप एंडोर्स कर देते, रीट्वीट मार देते, इंस्टाग्राम पे बोल देते, एक वीडियो में बोल देते, कहीं आपका प्रवक्ता बोल देता। बोला क्या? नहीं बोला। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप अपने फ्रेंडली मीडिया को भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको आप सिर्फ इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि उसका एंकर आपको थोड़ी ज़्यादा देर बोलने के लिए देता है बस, या फिर उसने 6 लोगों को बुलाया तो 4:2 का रेशियो रखेगा ताकि आपके तरह का नैरेटिव वहाँ पे मतलब आप भारी पड़ जाए संख्या बल में। तो ये तो हो गया ना कि संसाधन आपके पास हैं, सत्ता भी आपके पास है, लेकिन आप फिर भी आपको योजना तक बनानी नहीं आती कि आपको करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए। आपके जितने स्पोक्स पर्सन हैं और उसमें विलक्षण हैं लोग, मतलब पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए लोग, न्यूरो सर्जन है, मतलब सबकी बौद्धिक क्षमता असाधारण है। उनके इंटेलेक्ट पे मैं संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? उनको किस तरह के डायरेक्शंस, निर्देश मिलते हैं पार्टी से, मुख्यालय से या ऊपर के नेताओं से, कि उनका पूरा समय इसी में जाता है। वो क्यों नहीं बोल रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहा है, आज ये क्यों चुप है? अरे भाई, वो क्यों बोलेंगे तुम्हारे वाले मुद्दे पे यार? उनको क्या मतलब है हिंदू मर रहा है?
उनको क्या मतलब है कि दलित राजस्थान में मर गया, मुसलमान ने दलित की हत्या कर दी, क्या मतलब है? Why the hell will they speak on this? क्यों बोलेंगे? मतलब मूर्ख आदमी बोलेगा उस पर। यह मूर्खता हिंदुओं में मतलब सामूहिक तौर पे है, तो उससे हम आशा ही क्यों रखते हैं? उनको तो मॉक करो, उनसे आशा मत रखो, उनको जलील करो। जलील करने के 50 तरीके हैं, कार्टून्स हैं, पोस्टर्स हैं, वो क्रिएटिव तरीकों का इस्तेमाल करो और अपने बोलने की, अपने लिखने की क्षमता का उपयोग कहीं और करो। अटैक करने में करो, डिफेंड करने में मत करो, सवाल वाहियात सवाल पूछने में मत करो। अब मैं इस बिंदु पे बोलने जा रहा हूं और ये थोड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन है, उपसंहार टाइप का, कि हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए और किस किस स्तर पे हम मतलब अप्रोच लें और कैसे करें। देखिए, एक एस्पेक्ट नहीं होता है इस तरह के समाज का या जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, ये जो राष्ट्र है और जो हम करना चाह रहे हैं। हम बोलते हैं ना, धर्म की जय हो। धर्म मतलब राइचसनेस, जो उचित है। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसमें कहीं पे भी आपको हिंदू शब्द दिखा? नहीं दिखता है। बाय डिफॉल्ट हम विश्व के कल्याण की चाहत रखते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो। और प्राणी में हम सिर्फ मानव मात्र में ही नहीं, मानव का गाय से, मानव का कुत्ता से, पेड़ों का, पक्षियों का, जो भी जीव है सबका। तो जब हम इस सोच के साथ चलते हैं, तब हम क्यों मार खा रहे हैं? तब हमारी मतलब क्या कमी है? तो ये जो राष्ट्र की अवधारणा है, ये समाज की अवधारणा है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हम अभी उस अवसर पे पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचे हैं जहाँ हम एक तरह से कोर्स करेक्शन कर सकते हैं कि ऐतिहासिक तौर पे जो हिंदुओं के साथ हुआ है और इस राष्ट्र के साथ जो हुआ है, जो ऐतिहासिक तौर पे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुआ, इन सब को देखते हुए पॉलिटिकली देख, इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं। पॉलिटिकल हो जाएगा, धार्मिक है, इंटेलेक्चुअल है, फैमिली लेवल का है, सोशल है, स्ट्रीट पावर है, फिनेंशियल है, ये सारे हैं इसके डायमेंशंस हैं। राजनीतिक तौर पे आप सत्ता में हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अब दिमाग नहीं लगाना है, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक आयाम है। वहाँ पे हम ऑलरेडी हैं और वहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें जहाँ लगे कि नीतिगत फैसले इस सरकार के हिंदुओं के विरोध में हैं, राष्ट्र के विरोध में हैं, तो हम प्रश्न पूछेंगे उनसे। वोट उन्हीं को देंगे, लेकिन प्रश्न पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उन पे हमें एक नकेल कसना है, नहीं तो फिर स्वच्छंद रूप से कार्य करेंगे और वोट पाने के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि नेता कैसे गिर रहे हैं अपनी नज़रों में, अपने कार्यकर्ताओं की नज़रों में और अपने उन तमाम समर्थकों, कट्टर समर्थकों के नज़रों में गिर रहे हैं। उनकी चुप्पी हम देख रहे हैं, उनका नकारापन, निकम्मापन हम देख रहे हैं। योजना बना रहे होंगे, बनाते रहिए, कब बन के क्या क्रियान्वयन होगा उसका वो भी हम देखेंगे। तब मैं अपने शब्द वापस लूँगा, माफ़ी भी मांग लूँगा। दूसरा एस्पेक्ट है इसका धार्मिक आयाम यह है कि जब भी किसी भी हिंदू पे विश्व के किसी भी कोने, इजराइल वाला अप्रोच आप रखिए कि यहूदी कहीं भी है वो इजराइल का निवासी है, तो हिंदू कहीं भी है वो भारत का निवासी है, बात खत्म। वो फिजिकली उस देश में है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। हिंदुओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, उसका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को आधिकारिक तौर पे उसका एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, और हम जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। आपको बस इतना बोलना है। और यही धार्मिकता, यही एकजुटता, यही एकता जो है वो आवश्यक है, आपको ये सरवाइव करने में मदद करेगी।
इस्कॉन वाला हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, भारत में तमाम जगहों पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। और इसमें आप फिर पॉलिटिक्स को मत लाइए, आप बस हिंदुत्व को लाइए इसमें। हिंदू कहीं भी हैं, इससे मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी से संबंध है, कहाँ पे है, इस पे बोलूँगा तो उसकी मदद हो, नहीं। हिंदू की हत्या हो गई, उसका टेम्पल तोड़ दिया, इससे मतलब नहीं है कि योगी जी के राज में टूटा है, येदियुरप्पा में टूटा है, कि तेलंगाना में टूटा है, कहाँ पे टूटा है, मतलब नहीं है। मंदिर कहीं भी टूटा, आपको एक साथ खड़े हो जाना है। आपको मतलब धार्मिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उन तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि धार्मिक एस्पेक्ट इसका है, उसमें पॉलिटिक्स हटा दिए। पॉलिटिक्स है, ऊपर है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अगर पॉलिटिकली प्रेशर डलवा सकते हैं तो वो काम आप जो पॉलिटिशियन है उसके थ्रू करवाइए। आप पॉलिटिक्स मत करने लगिए, आप उसमें जो है आइडेंटिटीज तलाशने मत लगिए कि ये तो योगी जी का है, यहाँ पे मंदिर टूट गया, इस पे बोलना ठीक रहेगा कि नहीं, ये तो हिमांता जी का है, वो तो प्रो हिंदू। नहीं भाई, वो है, वो पॉलिटिकल चीज़ है। धार्मिक एस्पेक्ट इसका ये है कि जहाँ भी हो रहा है हिंदुओं के साथ कुछ गलत, तो आपको खड़ा होना चाहिए। तीसरा है, बौद्धिक स्तर पे जितने भी हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं, वो हमेशा कोई मुद्दा होता है, मुद्दे ढूंढने पड़ते हैं, एकजुट होकर एक साथ एक स्वर में एक तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए टॉप टू बॉटम, जिस साइमल्टेनिटी की मैं बात कर रहा था, एक रूप होके एक साथ जो है आप बोलिए, उस पर चिल्लाइए। आपके शब्द तीव्र स्वर वाले होने चाहिए कि लोग कोई पढ़े तो लगे कि आदमी चिल्ला रहा है मुझसे बात करने में। वो जब तक नहीं होगा, आपका क्रोध जब तक नहीं दिखेगा, तब तक कोई मतलब नहीं है। मैं 10 बजे कर रहा हूँ ट्वीट, 11 बजे कोई इंस्टाग्राम पे कर रहा है, 12 बजे कोई वीडियो बना रहा है, 13 बजे फेसबुक पे कोई कुछ, ये स्कैटर्ड एफर्ट्स हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। हर प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, टीवी में, अखबार में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, वीडियो फॉर्मेट में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, सड़कों पे जो है कैंडल मार्च होता है, वो विरोध प्रदर्शन, सब कुछ एक साथ होना चाहिए। आप तो ढोल पीटते हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, वो हमें दिखना भी चाहिए। कुछ लोगों को इन कार्यों के लिए, और ऐसे काम महीने में कितने बार होते हैं, 1 बार 2 बार ऐसे करके, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बौद्धिक तौर पे लगातार लिखने वाले, बोलने वाले लोग, पोस्टर बनाने वाले लोग, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। उसी में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ये भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, इसको भी प्योरली धार्मिक रखो। इसमें भी बीजेपी के स्टेट में है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इशू बेस्ड होना चाहिए, कहीं गलत हो रहा है हम उसके साथ हैं, हम उसके समर्थन में। आपको कहीं दिखता है तबरेज के साथ जो हुआ तो सूरत की मस्जिद से लोग निकल रहे हैं, उन्होंने देखा कि किसका यहाँ पे राज्य चल रहा है, कौन सत्ता में है, नहीं देखते हैं। तो तुम क्यों देखने के चक्कर में लगे रहते हो कि यहाँ कर दूंगा तो यहाँ तो उनकी छवि खराब, कोई छवि खराब नहीं होती है। आप अपना विरोध दर्ज कीजिए, आपके राज्य की सरकार उसको एक्नॉलेज करेगी, जिला का प्रशासन उसको एक्नॉलेज करेगा, और वो पोस्टर में, वो नुक्कड़ नाटकों में, और वो अलग अलग तरीक़ों से वापस डिजिटल मीडियम पे आएगा, टीवी में उसका उस पर डिस्कशन होगा। ये आपका एम होना चाहिए। स्ट्रीट पावर जो है, जिसको कि मतलब अभी तो बहुत ही निचले स्तर पे चली गई है, कोई स्ट्रीट पावर नाम की चीज़ रही नहीं हिंदुओं के हाथ में। स्ट्रीट पावर का अर्थ है डेमोन्स्ट्रेशंस, सिंबॉलिज्म। आपके हाथ में झंडे होने चाहिए, आप बोलिए, आपके नारे होने चाहिए, और उसका प्रयोग आप अगले चरण जो सोशल एस्पेक्ट है, उन लोगों को, आप जब 100 लोगों की भीड़ निकलती है तो वो जिस गली से निकलती है, जिस मोहल्ले से निकलती है, वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे लिए खड़े होने वाले लोग हैं। जब आप बांग्लादेश के लिए खड़े होंगे भारत में, तभी तो उस सोसाइटी का आदमी सोचेगा कि नहीं, उतनी दूर के लिए खड़ा हो रहा है तो हमारे लिए भी होगा।
वो वाला एंगल भी, उस दृष्टिकोण से भी आपको देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। और आपके सिंबल्स बहुत लाउड और बोल्ड होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है, आप हिंदू हैं कि क्या है, ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगला जो है वो है सोशल। जब स्ट्रीट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन होगा गलियों में, तो सोसाइटी अपने आप जागरूक होती है, वो जागृत होती ही है। और इन लोगों को आप इनटॉलरेंट बनाइए, जिसका आपके ऊपर ऑलरेडी पड़ता रहता है ना, इंटॉलरेंस हो गया, असहिष्णु है, आप बनाइए इन लोगों को। आप गुरुगांव के सेक्टर 47 के निवासियों की देखिए कि ये रंगबाजी नहीं चलेगी कि जहां मन किया घेर लिया पार्क को और वहां बैठ गए। यार, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें होती हैं, सड़क नहीं होता है। सड़क सार्वजनिक संपत्ति है। फिर तो वही है ना कि डीजे लेके वहां जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बजाने लगे आदमी। तुम्हारा एक दिन है, हमारा तो हर दिन कोई ना कोई, हमारे तो इतने देवता हैं कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हम ले ना लक्ष्मी माता का और दुर्गा जी का सप्तशती पाठ करने लगे, यही करने लगे फिर जितना पब्लिक प्लेस है। तो उसी तरह से आपको ऐसे उदाहरणों को देखना होगा कि जो पब्लिक न्यूसेंस और उसका पर्पस कोई मजहब की, मतलब ये नहीं, वो मजहबी है ही नहीं, वो प्योर पॉलिटिकल पावर का जो है ना एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है। वो बस आपको दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम किसी भी चीज़ को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, हम कहीं बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। कहा है भाई, हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम हो, ठीक है, यहाँ 20-22 करोड़ मुस्लिम हैं। कहीं पे भी मतलब ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना भाई कि सड़क पे ही नमाज पढ़नी है। ये जब तुम करने लगते हो तब हमें लगता है कि नहीं, तुम्हारा पर्पस किसी भी एंगल से अपने मजहब के लिए अजान या नमाज नहीं है, ये तुम दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए कर रहे हो। तो आपको इन सारी चीज़ों को लेके, इस तरह का जो भी हो रहा है, चाहे पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है या आपके मंदिरों को ढहा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रहे हैं, तो उसको बर्दाश्त करना जो है वो छोड़ दीजिए। बर्दाश्त करने का दिन गया। जब तक आप इसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे। क्या किया गुड़गांव वालों ने? कुछ नहीं किया। वो वहां पे जाकर खड़े हो गए, बोले ये नहीं चलेगा यहाँ पे, बात खत्म। सार्वजनिक है ना, मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं है वो, वक्फ बोर्ड की। तो जब सार्वजनिक है तो वो सर्वजन के हिसाब से चलेगी ना, मुस्लिम जन के हिसाब से नहीं चलेगी। बस इतना सा ही आपको करना है कि जो संवैधानिक तौर पे, मैं कोई आपको अवैध कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जब तक आप सोशली जो है, सामाजिक तौर पे ऐसे प्रतिमान स्थापित नहीं करेंगे, इनटॉलरेंट नहीं बनेंगे, तब तक आपको इसी तरह से आपकी जगहों को ऑक्युपाई भी किया जाएगा, उस पर एक मस्जिद भी बना दी जाएगी, आपको 500 साल तक लड़ना भी पड़ेगा, और उसके बाद आपको अगर वो जगह मिल भी जाती है किसी तरह से चमत्कारिक तौर पे, तो भी आपको गरियाया जाएगा कि आप तो जो है ये हार्मनी जो है डिस्टर्ब कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। छठा जो है इसका फिनेंशियल है, आर्थिक। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। जब तक इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अपने लोगों की पीठ पर हाथ नहीं रखेंगे कि आपको जो फूल देता है वो कौन है, आप पूजा का सामान किससे ले रहे हैं, आप खाने पीने की वस्तु कहाँ से ला रहे हैं, तब तक आप किसी भी तरीके से सकारात्मक तौर पे समाज का, मतलब समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने समाज को, अपने हिंदू समाज को। और अंतिम जो है वो पारिवारिक स्तर पे है, और इसमें माताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप अपने बच्चों में प्रारंभ से उनके जब वो 2-3 साल के होते हैं, तो आप उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनकी शिक्षा में, जो घरेलू शिक्षा होती है,
उसमें आप धार्मिकता, उसका एक माहौल, उसका वातावरण उनको दीजिए बच्चों को, कि वो जाने कि, और वो इतना जाने अपने धर्म के बारे में कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैं हिंदू हूं तो मैं शर्मिंदा हूं। कोई तख्ती लेके आए, आई एम अशेम्ड टू बी ए हिंदू, गो टू हेल, अशेम्ड हो हिंदू होने से। तो मर भी तुम ही रहे हो, तुम्हारे ही लोगों को मारा भी जा रहा है और तुम्हें ही लज्जित भी करने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये खास करके यंग मदर्स जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, जिनके बच्चे 2, 4, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, आप उनको धर्माचरण सिखाइए। कम से कम महाभारत क्या है, रामायण क्या है, देवी देवताओं के होने का, उनके अवतार के पीछे की कहानियाँ क्या है, ये सारी चीज़ें बताइए। और उन्हें ये बताइए कि तुम्हारा इतिहास रक्त रंजित नहीं रहा है। हिंदू कभी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं रही है। हिंदू एक धर्म है और धर्म का सीधा सा स्पष्ट अर्थ है, जो सही है, जो उचित है, वही धर्म है। तो उसको लेके चलिए। अगर हम लोग इस तरह से यूनाइटेड होके, इकट्ठा होके, एक होकर के ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य करेंगे और एक साथ कार्य करेंगे, साइमल्टेनियसली करेंगे, ऊपर से नीचे तक में एक तारतम्यता अगर बनी रहेगी, तभी हम, जो सबसे पहला प्रश्न था कि कॉलेजों के बच्चे क्यों प्रेरित हो जाते हैं वामपंथी बनने के लिए, वो कैसे वहाँ पे घुस जाते हैं। तो अगर आपकी एजुकेशन में सावरकर शामिल कर दिए जाए, आपका इतिहास सही कर दिया जाए, यंग मदर्स जो है, माताएं जो है, मातृशक्ति का एहसास करें और बच्चों को उसी स्तर से सुधारने की कोशिश करें। जब ऐसे बच्चे कॉलेज पहुँचेंगे तो ऑलरेडी वो धार्मिकता से, ऐतिहासिकता से, इतिहास बोध से वो परिपूर्ण होंगे। और फिर आप वहाँ पे काउंटर स्ट्रेटजी जो है आपको वामपंथियों को काउंटर करने के लिए, वो आपके पास तैयार रहेगी। तब फिर इन युवाओं को जो है आप लूज नहीं करेंगे कि ये तो वामपंथी हो गया, उसको वापस कैसे, मतलब डी रेडिकलाइज कैसे किया जाए। इन सब बिंदुओं पे विचार होना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मेरा पूरा पर्पस यही था कि इसके अलग अलग हिस्सों को आप लोग देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सिर्फ ये ना रहे कि हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं आपको। जो भी सुन रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हम सिर्फ सवाल पूछते हैं या फिर हम नैरेटिव में हार जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, वो अपने हिस्से को यहाँ पे देखें, उसको एनालाइज कहें कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। गलत बोल रहा हूँ आप कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, और फिर मैं हो सकता हूँ एड्रेस करूँगा आपके सारे मुद्दों को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।